हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर के लिए, यानी यूजीसी एनटीए नेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट फ्रेंड, हमारे साथ जुड़े रहिए। आधे घंटे में हम जितना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सके। टाइम कम बचा है, ज़्यादा लेंथी पे आप मत जाइए। ज़्यादा अगर आप सोचेंगे स्टडी मटेरियल आप पढ़ लें तो वो नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करिए रिवीजन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है? ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये देखिए, 6 दिसंबर 2019 के सेट 9 में आया था। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, आंसर ए, जहाँ पे ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है। ये 6 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, शिफ्ट 1 में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी, यानी ए, सी और ई करेक्ट आंसर है। सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, और ई यानी तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। ए, सी और ई, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है? यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? ये क्वेश्चन आया था 4 दिसंबर 2019 के शिफ्ट 2 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ज्ञान मीमांसा, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये आपको बताने का ये जो क्वेश्चन है इसका मकसद क्या है कि प्रीवियस ईयर से बहुत से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने लगा है, यानी अब आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हो तो जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 50% क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो ज़्यादा लेंथी इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर आप ज़्यादा लेंथी पढ़ेंगे तो ना तो आपको लर्न होगा और ना आपको समझ में आएगा। तो अच्छा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बारी ज़रूर टैली कर लीजिए, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए उनको। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ये 2019 की शिफ्ट 1 में आया था। इसका सही आंसर क्या है? स्मृति पर। ये देखिए, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो ऑप्शन है ए। विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित है किससे? ऑप्शन बी, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण तथा तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। ये शिफ्ट 1 में आया था 2019 के पेपर में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या है? यहाँ कूट प्रश्न दिए गए हैं, सही आंसर है ए, यानी पहला, चौथा और पांचवा इसमें सही है। यानी आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायकी। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। और उसके बाद जो ऑप्शन है 5, यानी कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। ये 4 जून 2019 में आया था शिफ्ट 2 में। इसमें आपको संवाद जन्य विमर्श की जिसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है वो बतानी है। वो विधि जिसको कह सकते हैं या शिक्षण विधि कह सकते हैं, वो कौन सी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप संवाद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, यानी 3, 4 एंड 6, यानी ट्यूटोरियल,
समस्या समाधान और समूह चर्चा। इनमें सबसे ज़्यादा आपको संवाद जन्य, यानी जिसको आप ग्रुप डिस्कशन में भी आप देखा जाए तो एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो समूह चर्चा वही है। ट्यूटोरियल में भी ऐसा ही होता है और समस्या समाधान विधि में भी, जहाँ शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों या शिक्षार्थियों में भी आपस में काफ़ी ग्रुप बना करके जब कार्य होता है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संवाद होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है तथा स्तंभ बी में पद्धति के फोकस जो है दिया गया है, आपको सही बताना है। व्याख्यान विधि क्या है, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, सहयोगात्मक विधि। तो इसमें ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर है। व्याख्यान विधि यानी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना। प्रदर्शन विधि कैसी होती है, अनुभव आधारित होती है। परियोजना विधि यानी विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, यानी ऑप्शन 4। और सहयोगात्मक विधि यानी किसी कार्य से प्रतिभागिता पर जोर देना। नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं, इसमें भी इस तरीके की मैचिंग है। सहयोगात्मक, सहकारी विधि, रचनात्मक विधि, टीम शिक्षण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी सहयोगात्मक, यानी जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। सहकारी विधि कौन सी होती है, जब विद्यार्थी गण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। और उसके बाद रचनात्मक विधि कौन सी होती है, रचनात्मक यानी जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और टीम शिक्षण क्या होता है, टीम टीचिंग, जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। ये 7 जून 2019 में आया था शिफ्ट 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, यानी 2, 3 एंड 4। यानी व्यष्टि सापेक्ष उपागम कौन सा है, मॉड्यूलर यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। तो ऑप्शन है सी। यहाँ टीम शिक्षण की अवधारणा को कौन बढ़िया तरीके से बता रहा है, तो ऑप्शन सी, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। ये सबसे बेस्ट जो है इसका कथन होगा। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं, डायरेक्ट टीचिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, यानी 1st, 4th एंड 5th। उदाहरण और व्याख्या देना। 4th ऑप्शन क्या है, समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान। और ऑप्शन क्या है, 5, यानी अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। तो ऑप्शन इसका क्या है, सभी, उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, दिसंबर 2012 के क्वेश्चन में आया था पेपर में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विचार, यानी कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर के आना चाहिए, विचार। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा आपको वो लिखना है और उसके बाद उसका क्रम बनाना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद क्या आएगा, 5th, यानी शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण करना, मूल्यांकन करना और लास्ट में पुनर्शिक्षण करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कोई भी डाउट हो तो। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो ऑप्शन है सी, निरूपण। ये क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके 5 से 6 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। तो ऑप्शन है डी, विभेदीकरण। विभेदीकरण शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। यहाँ 2 सेट दिए गए हैं, आपको सही बताना है। शिक्षण का अधिगम स्तर यानी सेट 1, और एक में है लेवल ऑफ टीचिंग और एक में है एग्जाम्पलर एंड कंसर्न, यानी मैचिंग समझिए इसको। तो इसको सही कोड में करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी, 3, 4 एंड 1, यानी
थर्ड में आप क्या देखेंगे, तथ्यों को स्मरण करने एवं पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। फोर्थ, संबंध तथा अर्थ देखने की भावना को बढ़ाता है। और फर्स्ट ऑप्शन यानी स्मृति पर, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित किया गया है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अब है किस प्रकार के शोध पर बल देना चाहिए पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था दिसंबर में। तो नृजातीय शोध जो है पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में जो है किस प्रकार के शोध पर बल दिया जाता है, तो वो है नृजातीय शोध। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन है डी, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। ये 24 जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसीलिए आपको टॉपिक वाइज यहाँ बता रहे हैं, जो पहले के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं 50% रिपीट होते हैं। ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, यकीन मानिए आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो पूरा ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन है डी, जैसा कि भी हमने आपको बताया, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। अब है निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम, ऑप्शन डी, कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से, मीन्स थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लासरूम। ये 22 दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए, किसके लिए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, ऑप्शन ए। दिसंबर 2010 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, तो ऑप्शन डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ये क्वेश्चन कब आया था, दिसंबर 2012 में। तो इसका सही आंसर है अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ये देखिए यहाँ पर मैचिंग दी गई है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछी जाती है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये मैचिंग ज़रूर पूछी जाती है, इसलिए इसको आप ज़रूर देखिए। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्याओं की एक योजना बनाई है। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं, संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय के स्तर से संबंधित, और सेट 2 में उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित। दोनों सेटों को सुमेलित करना है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर और विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ABC, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर। ये बताना है क्या चीज़ है या किस तरीके से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, स्मृति स्तर यानी प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। अवबोध स्तर यानी किसी बिंदुओं के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। विमर्शी स्तर क्या चीज़ है इसमें, ऑप्शन 4, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। ये रट लीजिए क्वेश्चन, ये वाला रट लीजिए, ये जरूर आएगा। ऑप्शन आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके भी ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और ना आए तो हमारे वीडियो को आप जितने चाहें डिसलाइक करिएगा। नेक्स्ट है, which of the following set of statement represent acceptable preposition in respect of teaching learning relationship, choose the correct code to indicated your answer। यानी शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है, तो इसमें अपना सही आंसर देना है आपको। तो सही इसमें से देखिए 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो सही है बी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सॉरी। तो फर्स्ट कौन सा है जो सही है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। उसके बाद में क्या इन्होंने ऑप्शन बताया है, ऑप्शन बी इन्होंने बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ।
सेकेंड है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करता है। थर्ड, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। और फिफ्थ जो है, कोई शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ये सही कथन है, इनको रट लीजिए, एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा ये। और जो इसमें गलत है वो है फोर्थ, इसमें ऑप्शन गलत है। नीचे नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके का फिर से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समुच्चय मैचिंग का, इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसमें देखिए कौन सा शिक्षक और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। यहाँ शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम कौन प्रस्तुत करता है ये बताना है। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन इसमें सही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या सही है? शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को लेके शिक्षक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, ये सही है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 5 यानी शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है, ये सही है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी अनुदेशनात्मक विविधता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन अ इफेक्टिव टीचिंग? तो ऑप्शन डी, अनुदेशनात्मक विविधता, या इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था। यहाँ पर असम्पशन दिया गया है और रीज़न दिया गया है, इसमें आपको सही बताना है, उत्तर चयन करना है। अभिकथन क्या है? समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। रीज़न क्या है, यानी तर्क क्या दिया गया इसके बारे में कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। इसमें इससे सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ये देखिए, यानी ए सही है, यानी समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, ये सही है। लेकिन समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये सही नहीं है। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? ये भी हमने आपको बताया भी था, पहले भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। यानी प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण कौन प्रस्तुत करता है? देखिए वही क्वेश्चन अभी जो हमने आपको बताया, अभी हम आपको कहीं तो हम दिखा भी दें, देखिएगा, ये देखिए, शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रस्तुत करता है? यही क्वेश्चन जो 2017 में आया था। अब इन्होंने घुमा के किस तरीके से पूछा है, ये देखिए 2018 में यही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। इसमें क्या है कि प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें से सही आंसर बताना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए, सी और एफ। यानी कौन कौन सा सही है? शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। उसके बाद कौन सा सही है इसमें से? सी, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। और ऑप्शन एफ, यानी शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। यही हम आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन यही आएंगे लेकिन बस घुमा के पूछे जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप आराम से इस चीज़ का आंसर बता पाएंगे। इसलिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए। गारंटीड हम आपको बता रहे हैं 50% पुराने पेपर से ही पूछा जाता है। अगर आपने अपना, क्योंकि बहुत कम टाइम है, ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ तो सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हों आप उनको एक बार रट लीजिए, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च? यानी निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेम, कुछ चेंजेस नहीं होता है, इसी तरीके के। बस ये हो सकता है कि ए को बी बना दिया जाए, बी को सी बना दिया जाए,
क्वेश्चन यही होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एग्ज़ाम जब देकर आएंगे तो क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिएगा, तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब देखिए ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। इसका सही आंसर क्या है? CENF, यानी जो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी शिक्षक की प्रस्तुति के सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता। उसके बाद ऑप्शन क्या है? ई और एफ, यानी अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन। और एफ विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं। ये किस में आता है? शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों में माना जाता है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, सी, ई और एफ। रट लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं इसको रट लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षार्थी की विशेषता से रिलेटेड है। अधिगम को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये देखिए 2019 की शिफ्ट 2 में आया था। ऑप्शन इसका करेक्ट क्या है? सी, यानी 1, 2 एंड 4। अधिगम को प्रभावित करने में किस कारक को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया था? तो यानी वो है सामाजिक दर्जा, प्रेरणा और संवेगात्मक स्वास्थ्य। यानी ये 3 चीज़ें हैं जिसको सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया। एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है, वह कौन सी है? 6 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में आया था 2019 शिफ्ट 1 में। ऑप्शन बी, मूल्य एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की ओर चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन, दूसरा कथन तर्क के रूप में। अभिकथन क्या है? अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। तर्क क्या है? सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, ये सही है। नीचे दिए कोई कॉलम 2 का विवरण कॉलम 1 के आधार पर सुमेलित कीजिए। अब यहाँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, मौखिक क्या है, इसी तरीके की मैचिंग आपको बनानी पड़ेगी। दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है। आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, यानी ऑप्शन जो संज्ञानात्मक है उसका क्या मतलब हुआ? अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। उसके बाद ऑप्शन जो बी है भावनात्मक, भावनात्मक क्या है? एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की योग्यता। भाव वही तो है, हाव भाव, जहाँ पर भावनात्मक आ गया। अब बची जो सामाजिक की बात है, तो अन्य के हाथ संबंध जोड़ने की योग्यता, यानी दूसरों के साथ मतलब जैसे कनेक्ट करते हैं या बात करते हैं, ये जो कनेक्टिविटी होती है दूसरों के साथ में, सामाजिक। और ऑप्शन जो डी है मौखिक, मौखिक के लिए क्या होगा? विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। तो ये मैचिंग आप ज़रूर चाहें तो अपना नोट बना के रख लीजिए, इसको रट लीजिए। विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है? ये देखिए 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था और इसमें बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है, यानी कौन ऐसा है जो उसको रोकता है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक उन्मुखता। फिर है विद्यार्थियों के बेहतर, अच्छा चलिए ये भी क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है, किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? तो ऑप्शन डी, यानी केवल जो है डी और ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? तो है किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने की प्रतिमान और किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दिशा में आलोचना, यानी ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हैं। ये भी देखिए मैचिंग 2019 में। एक चीज़ अगर आप ये देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा कूट के क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग आती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर पेपर में आए थे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम देने में।
सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रणाली विधि, प्रणाली क्या है, इनको सामने जो मैचिंग दी गई उससे मिलाना है। 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था दिसंबर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। सत्ता मीमांसा यानी वास्तविकता, ज्ञान मीमांसा यानी सकारात्मकता वादता, उसके बाद है प्रणाली विधि यानी आइडियोग्राफी। ऑप्शन जो प्रणाली लास्ट ऑप्शन है उसका सही आंसर क्या है, सर्वेक्षण प्रणाली। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा, कौन सा संवादात्मक कहा जाएगा, ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था शिफ्ट 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी बी, ई और एफ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अभी इसी वीडियो में, आप देख सकते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन पेपर में आया जहाँ संवाद की बात आई है, संवाद जन विमर्श की बात आई थी, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बी, ई, एफ यानी समस्या समाधान विधि, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति और अनुशिक्षण। ये 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ये रट लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें से आएगा। स्वायत्त देखिए अगला देख लीजिए, स्वायत्त विकास दर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है और जो करेक्ट इससे मिलता है। स्वायत्त ऑप्शन इसका जो सही है वो है सी यानी स्वायत्त विकास दर यानी भाव और भावनाएं। उसके बाद है ऑप्शन बी यानी तथ्यों और सूचनाओं को याद करना। ऑप्शन सी में क्या आएगा, अवबोध स्तर, तथ्यों और उनके उदाहरण में संबंध देखना। और ऑप्शन डी जो है विमर्शी चिंतन स्तर यानी समस्या उठाना और समस्या का समाधान करना, इसका करेक्ट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कट्टा की गैर संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन डी सत्य में विश्वास करना, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है, तो ऑप्शन बी अधिसंज्ञान, ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, तो ऑप्शन है डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। विचार प्रक्रिया को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग को, तो इसका ऑप्शन है ए लीक से हटकर चिंतन यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है, तो ऑप्शन है सी यानी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इवेल्युएट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर, यानी शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है, तो वो है ऑप्शन डी सुर्खियाँ। 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीकी की समृद्धि, विकास और परिवर्तित पहुंच से तकनीकी के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। इसमें समूह दिए गए जन्म वर्ष के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों को सुमेलित करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी बॉर्न 1945 एंड बिफोर क्या हो जाएगा, जनरेशन 4 ट्रेडिशनलिस्ट 1977 एंड 1995 के परंपरावादी बीच में जन्मे। इस तरह के देखिए बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसको आप आंसर ए देख लीजिए और आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं आंसर के साथ। नेक्स्ट है अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषताएं कौन सी हैं, ऑप्शन डी यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती हैं। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए 2007 के क्वेश्चन पेपर में आया था। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है कैसे, ऑप्शन ए परिचर्चा विधि द्वारा। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, ये 2008 के क्वेश्चन पेपर में आया था। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, तो 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया था। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन 2013 में भी आया था, 2019 में 2 बार पूछा गया है।
किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? तो ऑप्शन बी एजुटेनमेंट। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? ऑप्शन सी पठन विकृति से। निम्नलिखित में से किस आधार पर जॉन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था? ऑप्शन डी मौलिक अनुसंधान। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं शिक्षक से होंगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके की मैचिंग का दे रखा है, यहाँ पे सेट 1 एंड सेट 2 का। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए है। आप चाहें तो उसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बाकी आप इसको वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या मैचिंग बनी है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है? तो ऑप्शन है डी भावनाओं पर नियंत्रण। 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अ कॉग्निटिव डोमेन, यानी ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन बी इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन, जो 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। नेक्स्ट है, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है, वो क्या कहलाता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड एज अ साइकोलॉजिस्ट वायोत्स्की। तो इसका जो सही आंसर क्या है? मनोवैज्ञानिक लेव वायोत्स्की द्वारा सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अवधारणा निम्नांकित में से क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन सी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है। जॉन डीवी एक्सप्लेन स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सामाजिक और दार्शनिक, यानी जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान और शिक्षा को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर कितने स्टेप्स बताए हैं ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के? तो ऑप्शन है बी यानी 4। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अब शिक्षण प्रभावक तत्व जो हैं वो जान लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था दिसंबर में, शिफ्ट 1 में। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर क्या होता है? प्रतिपुष्टि में देरी। निम्नांकित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार कौन सा है? ऑप्शन डी कम त्रुटि दर, यानी उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को क्या कहा जाता है? ये भी 2019 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में आया था और रिपीट होने के पूरे चांस है। तो ऑप्शन बी पराभाषिक, यानी कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है पराभाषिक। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या करे? अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। ये 2019 में आया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? 6 जून 2019 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी शिक्षक प्रभावी है। प्रभावी अध्यापक वह है, क्या है विशेषता? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। 2005 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? तो इसमें है बी शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रट लीजिए क्योंकि ज़रूर पूछे जाएंगे। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? आवश्यक नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे बहुत 2 बार जरूर पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं होता लेकिन एटलीस्ट 2 बार पढ़िएगा। यहाँ पूछा गया है अनावश्यक कारक कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए छात्रों को दंड देना। नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? तो ऑप्शन सी लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, ऑप्शन सी। फिर है अनुसंधान की समस्या को चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? तो ऑप्शन ए शोधार्थी की रुचि। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित किस दृष्टिकोण से होता है?
तो वो होता है शोधार्थी की रुचि के द्वारा, यानी ऑप्शन ए 2008 में आया था। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन बी, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? ऑप्शन बी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। ये 2008 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ऑप्शन बी, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? ऑप्शन ए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या चीज़ है? ऑप्शन बी, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए, आदर्शवादी दर्शन, के 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? तो ऑप्शन क्या है? सी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार। ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये। एक सफल अध्यापक वह है जो, ऑप्शन ए करेक्ट है, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी विषय में निपुणता और सामाजिकता। 2010 में पूछा गया था। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन सी, स्वयं अध्यापक का, यानी अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का है। अन्वेषणों ने यह दर्शाया कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राय लक्षण कैसे होते हैं? ऑप्शन सी, थकावट। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अच्छी संप्रेषण क्षमता, यानी ऑप्शन बी। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर दे। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। 2011 में पूछा जा चुका है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। ऑप्शन डी करेक्ट है। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? तो ऑप्शन डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध माना जाता है या ना धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछता है? तो ऑप्शन है डी, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। डी सही है। अध्यापक के लिए निम्नलिखित गुणों या विशेषताओं में कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डी, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन बी। 2013 और 2019 में भी आया था। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये भी आया था क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर में। कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? ऑप्शन ए, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। 2019 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है स्काइप, ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, ईमेल और गूगल हैंगआउट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, यानी ब्लॉग। थर्ड, फेसबुक पोस्ट और लास्ट ईमेल। इन सबको एक अतुल्यकालिक सहायक सामग्री कहा जा सकता है, यानी सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑडियो लिंगुअल एड्स इन अ क्लासरूम इज टू कीप
स्टूडेंट टू डेवलप यानी एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करना है? तो ऑप्शन बी श्रवण और भाषण कौशल यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी शाम पट लेखन, प्रश्न करना, समझाना, इन सब में। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन बी विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। सूक्ष्म यानी माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है कब? अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान यानी ऑप्शन करेक्ट है ए। प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो ऑप्शन बी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? तो ऑप्शन है बी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड प्रक्षेपित साधन में नहीं आता। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग ऑप्शन सी संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए किया जाता है। 2014 में भी आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कक्षागत अंतः क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? ऑप्शन ए छात्र प्रतिबद्धता के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए यानी पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्य चर्चा सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती हैं। नेक्स्ट है एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि में निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार कौन सा है? तो ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। दिसंबर 2019 के पेपर शिफ्ट 1 में आया था। निम्नांकित में से किसे प्रभाव उत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाता है? ऑप्शन बी यानी फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यानी जो अधिगम करता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके विचारों को स्पष्ट करना, नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि मंत्र द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना, साथ ही अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? ऑप्शन डी यानी छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता ये प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावता में योगदान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है डी यानी ए, बी और डी जो है योगदान नहीं करते हैं, यानी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इसके साथ ही छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षण का कौशल, लास्ट छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, ये तीनों ही शिक्षक में योगदान नहीं करते हैं। निम्नांकित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन से नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन है सी यानी विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार, अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखी पैटर्न का पालन और अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधनों का अनुचित प्रयोग, ये शिक्षक की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है। ऑप्शन सी भाषाई संकेत चिन्हांकन के रूप में, और इसमें जो है 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। नीचे देखिए सकारात्मक, किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं क्या? तो इसमें क्या प्रभावित करते हैं? कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा हेतु संभावनाएं, और संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप में आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए यानी दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन सही है। विषय पहले से घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो, और पांचवा ऑप्शन सहयोगियों की भाषा की सहजता। ये जून 2019 में आया था। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोगता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा? व्यक्तिकरण, ऑप्शन सी। कक्षा के साथी समूह अंतःक्रिया में से किसमें मदद मिलती है?
ऑप्शन ए अवधारणा के अवबोध में। ऑप्शन ए करेक्ट है। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? तो ऑप्शन है डी, यानी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थी द्वारा लिया जाने वाला समय और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। ये क्वेश्चन है कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है सी, कुछ छात्र कक्षा के बीच के घेरे में आसपास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़े पीछे खड़े रहते हैं। यहाँ फिश बाउल्स स्टाइल ऑफ क्लासरूम लेआउट की बात हो रही है। अगर आपसे फिश बाउल स्टाइल ऑफ क्लासरूम लेआउट के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं ऑप्शन सी। टीम अध्यापन में क्षमता है सहयोग विकास की, यानी ऑप्शन बी। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, यानी ऑप्शन सी। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है? शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन बी। मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है तो इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है तो अध्यापक को ऑप्शन डी उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? तो ऑप्शन डी, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में जो जानकारी दी जा रही है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस तरीके का देखना चाहेंगे, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक जो है महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन डी बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी का संप्रेषण करता है तो क्या महत्वपूर्ण होता है? तदनुभूति, यानी ऑप्शन बी। 2013 और 2019 दोनों में आया था। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए, यानी प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। उसके बाद क्या है? छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक का प्रभाव और विचारों को स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? ऑप्शन ए, यानी तीसरा, चौथा और छठा ऑप्शन सही है। शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षक कौशल का अभाव, और लास्ट शिक्षक को असंगत देह भाषा। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी ऑप्शन बी। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है। व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान और सामूहिक कार्य। एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक अच्छा शिक्षक कौन है? जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन है ए, यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना और गलतियों को स्वीकार करना। शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक का संप्रेषण कौशल और कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता कूट। 2016 और 2019 में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसीलिए फ्रेंड्स हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है डी, शैक्षणिक व्यवस्था से, यानी एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। यहाँ पर देखिए असर्शन दिया गया है, जो है सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है।
यहाँ पर भी इसी तरीके का है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पहचानने हैं। तो ऑप्शन है बी, यानी शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, उसके साथ ही शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी और शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। ये 2018 में हुआ था, 2019 में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको पूरे 150 क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, और उसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को टैप कीजिए, जिससे जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए।